नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी लेखपाल और होमगार्ड जीएस प्रैक्टिस सेट 24 में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 23 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल वाइज सभी क्वेश्चन को दोस्तों समझाया गया है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी के सभी दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर यूपी का कोई एग्जाम हो। सभी में दोस्तों बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कल हमने होमवर्क में दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं हैं। दोस्तों, राज्यपाल की बात करें, इसकी राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष हो जाएगा। और इनमें से शक्तियाँ की बात करें तो विवेकाधिकार दोस्तों इनके अंतर्गत आता है। वित्तीय शक्तियाँ भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। विधायी शक्तियाँ भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिट जारी करने की शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिट जारी करने की शक्तियाँ। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, रिट कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर दोस्तों हाई कोर्ट या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या फिर दोस्तों हाई कोर्ट। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट या एचसी का मतलब हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों रिट जारी करता है। टोटल रिट कितने प्रकार का होता है? टोटल रिट की बात करें दोस्तों, टोटल 5 प्रकार का रिट होता है। हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 226 के अनुसार यह रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। इसको भी याद रखेगा। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसको याद रखें। रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और दोस्तों हाई कोर्ट के पास होता है। इसको भी याद रखें। आइए दोस्तों जान लेते हैं राज्यपाल से संबंधित सभी प्रश्न। और दोस्तों, रिट कितने प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में चलिएगा। देखिए, बोला गया दोस्तों अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के बीच राज्यपाल के पद, शक्तियों और भूमिका का उल्लेख किया गया है। मतलब किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा या भारत का एक राज्यपाल होगा या अनुच्छेद 153 में कहा गया है। राज्यपाल के पद के बारे में बोला गया अनुच्छेद 53 के बारे में। और उनके दोस्तों उनके नियुक्तियां के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके योग्यताओं के बारे में, सभी के बारे में बोला गया है अनुच्छेद 153 से लेकर 62 तक के बारे में। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों के बारे में बात करें, जैसे न्यायिक शक्तियाँ इनके अंतर्गत आता है, वित्तीय शक्तियाँ इन्हीं के अंतर्गत आता है, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होता है। अच्छा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत इनको प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 213। याद रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको भी याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति भी दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति की बात करें अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 2 लोगों के पास केवल होता है। एक हो जाएंगे दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार, दूसरा हो जाएंगे राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार। इतनी बातें दोस्तों याद रखिएगा। सभी के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी दोस्तों आगे बात करते हैं रिट जारी करने के बारे में। देखिएगा, भारत में रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार और उच्च न्यायालय के पास होती है। उच्च न्यायालय किसके अनुसार करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद 226 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय किसके अनुसार करता है? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी कर सकता है। जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करता है, मतलब किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके वहाँ से रिट जारी करवा सकता है। तो 5 प्रकार के रिट जारी होता है टोटल। या 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा एक इनमें से कौन सा रिट का प्रकार नहीं है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को 5 याद रहेगा तो आप लोग ईजिली पहचान पाएंगे, इसलिए 4-5 आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, 5वां है दोस्तों अधिकार परीक्षा। यह 5 प्रकार के टोटल रिट होता है।
जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। मुख्य रूप से याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 32 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 32 में ही दोस्तों अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मतलब प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना में जोड़ा गया 3 शब्द। ये कब जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो होता है। अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय और आत्मा बोला गया। और किसने यह कहा था कथन? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कोन्याक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कोन्याक जनजाति। अच्छा, जनजाति की बात करें, केवल जनजाति की बात करें दोस्तों, सबसे जब बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है दोस्तों? तो भारत की तो ये हो जाएगा भील। सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगा, इसको याद रखें। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो MP हो जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन से निवास करती हैं? तो हो जाएगा गोंड। याद रखिएगा दोस्तों, गोंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश, UP की बात करें तो UP में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गोंड हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य अगर पूछे तो मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछे तो भील हो जाएगा। इतना बातें याद रखिएगा। बाकी बोला गया दोस्तों यहाँ पर कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं जनजाति से संबंधित सभी प्रश्न के बारे में। इतना इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला गया है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश उत्तर हो गया। कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड के मोन जिले, यह याद रखेगा, नागालैंड के मोन जिले और दोस्तों कुछ हद तक अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो थारू याद रखिएगा, थारू, भोटिया और जौनसारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। वैसे गोंड भी पाया जाता है और भी जनजातियाँ पाई जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से याद रखिएगा। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ दोस्तों संथाल याद रखिएगा, मुंडा, हो और उरांव, ये बिहार राज्य की जनजातियाँ, इतना प्रमुख याद रखेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ निसी, नागा, डफला आदि भी एक प्रकार की जनजाति होती है। मिश्मी और टागिन, यह सभी जनजातियाँ याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। उसके बाद दोस्तों सिक्किम की जनजातियाँ याद रखेगा। सिक्किम की शेरपा, लेप्चा और दोस्तों भूटिया, यह सभी है दोस्तों सिक्किम की जनजातियाँ। नागालैंड की प्रमुख जनजाति कोन्याक, अंगामी, आओ, सुमी, लोथा और दोस्तों चखे संघ, यह सभी हैं नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ। सिक्किम की दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ भी याद रखेगा। गारो खासी जयंतियाँ भी सिक्किम की याद रखेगा, इसको भी याद रख लीजिए। इतना कम से कम आप लोगों को याद रखिएगा। और भी जितनी जनजातियाँ बचते हैं अगले क्वेश्चन में करा दिया जाएगा, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी जो बचते हैं अगले क्वेश्चन में करा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य के बारे में दोस्तों सभी एग्जाम में क्वेश्चन आजकल भर भर के आ रहे हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा पाइका निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो पाइका हो जाएगा दोस्तों झारखंड राज्य की। याद रखिएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइका हो जाएगा झारखंड राज्य की। अब पाइका दोस्तों लोक नृत्य है किस जनजाति है? जनजाति नृत्य है, जनजाति नृत्य है। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मुंडा। याद रखें दोस्तों, मुंडा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है पाइका नृत्य। आइए दोस्तों प्रमुख जनजाति द्वारा और प्रमुख राज्यों के नृत्य के बारे में पूर्ण रूप से जान लेते हैं, जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसके बारे में देखिएगा।
देखा बोला गया दोस्तों, पाइका नृत्य झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मार्शल आर्ट और दोस्तों नृत्य का एक अनूठा मिश्रण है। पाइका जनजाति दोस्तों झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य में ढाल और तलवार का प्रयोग किया जाता है। युद्ध की तैयारी और वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों गुजरात, राजस्थान, झारखंड और पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे। ऑप्शन में चारों राज्य दिया गया था, उसका लोक नृत्य याद रखेगा। जैसे गुजरात का याद रखेगा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी नृत्य और भवाई। दोस्तों गरबा याद रखिएगा। गरबा दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यूनेस्को के जो नृत्य है यूनेस्को में शामिल है, इसको याद रखेगा गरबा। और राजस्थान का कालबेलिया भी दोस्तों यूनेस्को के स्थल में शामिल, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, इसको याद रखेगा। यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है गरबा और कालबेलिया। तो गुजरात का हो जाएगा दोस्तों गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी नृत्य और दोस्तों भवाई। राजस्थान का याद रखेगा घूमर अलग है, घूमर, कालबेलिया, 13 ताली और कच्छी घोड़ी, यह सभी हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। झारखंड का झूमर अलग है, घूमर अलग है। छऊ नृत्य, पाइका और मुंडारी नृत्य, इसको याद रखिएगा। झारखंड के ये सभी नृत्य हैं। झारखंड के झूमर, छऊ नृत्य, पाइका और मुंडारी। बाकी पंजाब का याद रखिएगा साथियों कि भांगड़ा, गिद्दा और किकली और डफ, ये सभी हैं पंजाब का नृत्य शैली है। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों तो 1957 से लेकर 1962 तक चला था, इसको याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों प्रथम जो चला था 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम चला था। तो प्रथम के समाप्त होने के बाद दोस्तों द्वितीय चला था, इसको याद रखिएगा। तो प्रथम दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है तो हैरर डोमर। प्रथम इस मॉडल पर आधारित है, हैरर डोमर मॉडल पर। अद्वितीय सेकंड वाला है। तो द्वितीय दोस्तों किस पर था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अच्छा, सेकंड वाले में, प्रथम वाले पे दोस्तों 3 परियोजना शामिल हुआ था। सेकंड वाले में तो दोस्तों 3 बांध बनाए गए थे। प्रथम वाले के अनुसार 3 बांध बनाए गए थे। तो वो तीनों बांध कौन थे? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध और दोस्तों एक और था, तीसरा कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 3 बांध बनाए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 3, याद रखिएगा दोस्तों, 3 स्टील प्लांट और दोस्तों फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। 3 फैक्ट्रियाँ लगाई थी बहुत बड़ी बड़ी। एक था दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट, एक था दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट और तीसरा कौन था? भिलाई स्टील प्लांट। यह 3 प्लांट लगाए गए थे, इसको याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांट लगाए थे, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट। यह तीनों लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और तीनों दोस्तों अलग अलग देश के सहयोग से, जैसे जर्मनी के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से और दोस्तों सोवियत संघ या फिर रूस के सहयोग से तीनों लगाए गए थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर दिया गया दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून दोस्तों किस विषय पर कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों? तो हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट याद रखेगा। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। कनकरेंट लिस्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कनकरेंट। दोस्तों सूची की बात करें, सूची कितने प्रकार की होती है? तो सूची 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है दोस्तों ऑप्शन में दिया है राज्य सूची, दूसरा होता है संघ सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। 3 प्रकार का होता है। तो राज्य सूची में जितने विषय शामिल होते हैं उस पर केवल राज्य सरकार का हक होता है। संघ सूची में जितने से विषय शामिल होते हैं वो केंद्र सरकार का हक होता है। मतलब उसमें केंद्र सरकार ही उसमें कानून बना सकता है। कोई भी
डिसीजन ले सकता है। लेकिन समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं उसके बारे में। देखिए बोला गया है समवर्ती भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची, यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में कितनी विषयों को शामिल किया गया या फिर कितनी सूची शामिल है, तो 7वीं अनुसूची में तो टोटल 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ये जितने इसमें मेंशन किया गया है इसको दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। स्टाम्प ड्यूटी किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। ड्रग्स एवं जहर समवर्ती सूची का है। बिजली समवर्ती सूची का है। समाचार पत्र यह भी समवर्ती सूची का है। आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय है। कुल कितने विषय हैं समवर्ती सूची में, कुल 52 विषय हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य सूची के 5 विषयों को, जैसे 5 विषय कौन कौन से थे, शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नाप तौल, अन्न और न्याय प्रशासन, ये सभी 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर, इन सभी 5 विषयों को दोस्तों राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। अगर पूछे किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। सॉरी, हमने ऊपर एक बात बताया था दोस्तों, जो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और जो अखंडता शब्द था वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। मिस्टेक से हमने गलती से बताया, ईयर तो सही बताया था, संविधान संशोधन 1976 द्वारा होता है 42वें संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 32 में जोड़ा गया था अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। केवल एक वर्ष प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है, और भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम बदलकर कर दिया गया है, बाकी इसके बारे में डिटेल में कल बात करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट बनता रहे, हम डेली कहते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे या फिर सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो वीडियो को लगभग 1 घंटा किया जाएगा। और जब तक 50 लाइक आने शुरू हो जाएंगे, जब 50 लाइक आने शुरू हो जाएंगे, तब से वीडियो को आप लोगों का 1 घंटा प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। चाहे वो रेलवे का वीडियो अपलोड किया जाएगा या फिर SSC का अपलोड किया जाए या फिर किसी भी एग्ज़ाम का किया जाए, तो 1 घंटे से कम का नहीं होगा, डेली वीडियो अपलोड होगा, यह भी गारंटी होगी। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।